स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जो भी एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड का वर्गीकरण किया जा सकता है, उनको क्लासीफाई किया जा सकता है तीन क्लासेस में। तीन क्लासेस मेनली कौन सी हैं? एसिड, बेसिस और सॉल्ट। एसिड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, चिन्हित किया जाता है कैसे कि उनका खट्टा टेस्ट होता है। और बेसिस कैसे होते हैं वो जब टच किया जाएगा तो टच से भी पता चलता है, और साथ ही उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर। सॉल्ट एक वो प्रोडक्ट होता है जो फॉर्म होता है एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। ऑल एसिड एंड बेसिस आर नॉट टेस्टेड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ हो गई कि आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे आप, तो एक तो खट्टा है, दूसरा क्या है आपका तीखा है। लेकिन यहाँ पे हर एक एसिड और बेस को आप टेस्ट तो नहीं कर सकते हो, कुछ तो ऐसे हैं कि जो कि आपके बॉडी को नुकसान पहुँचा देंगे। तो एसिड और बेस जो हैं इसको पहचानने के लिए क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? एक केमिकल होता है जो इंडिकेट करता है, एक शार्प चेंज, अपने कलर में बदलाव लेके आ जाता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से। यानी कि एसिड रहेगा तो अलग और बेस रहेगा तो अलग, और उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से केमिकल रिएक्शन में। लेवोजियर और डेवी, इन्होंने जो है कि स्टडी किया टर्म एसिड को, बेस को और सॉल्ट को साइंटिफिक लाइन से। और उन्होंने जो कुछ पाया, देयर फाइंडिंग्स, उन्होंने जो कुछ पाया वो बताता है कि सारा का सारा एसिड उसमें कंपलसरी है, ज़रूरी है कि उसमें हाइड्रोजन होगा कंस्टिट्यूएंट की तरह, जैसे कि उसमें हाइड्रोजन होना ही है, निहित रहेगा, ठीक है। और एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन H+, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की तरह हाइड्रोजन रहेगा ही। एग्जाम्पल HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसके बाद बेस की बात करें तो सारे बेस, चाहे वो मेटेलिक ऑक्साइड हो या फिर मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड हो, यानी कि ऑक्सीजन लगाओ या वो H- लगाओ, या फिर अमोनिया सॉल्यूशन रहेगा, तो सारे बेसिस जो हैं उनके पास या तो ऑक्साइड, या तो मेटेलिक ऑक्साइड, या तो अमोनियम सॉल्यूशन रहेगा। एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, और साथ ही अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है। तो इस सब में देखो OH और इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। सारे जो सॉल्ट होंगे, सॉल्ट जो हैं वो केमिकल कंपाउंड है सारे के सारे, और ये फॉर्म होते हैं कब? ये बनते हैं इंट्रैक्शन से। किसके इंट्रैक्शन से? एसिड और बेसिस के मिलने से बनते हैं। अब यहाँ पे है कि रिप्लेस किया जाएगा जब, कब बनते हैं? जब रिप्लेस होता है हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड बाय मेटेलिक आयन या नॉन मेटेलिक अमोनियम आयन से। ऐसे में क्या बनता है आपका, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे में आपका एक सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल सॉल्ट का है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम फॉस्फेट है। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से हर एक को जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एसिड, एसिड का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है एसिडस से। एसिडस का मतलब होता है सोर, सोर यानी खट्टा। इनफैक्ट जो टेस्ट होता है ना कुछ फूड का, वो एसिड की वजह से, उसमें एसिड होता है उसकी वजह से खट्टा होता है। अब यहाँ पे कुछ प्राकृतिक रूप से, यानी हमारी लाइफ में आप देखोगे कुछ प्राकृतिक रूप से भी एसिड होते हैं जो मिलते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर यानी सिरके में मिलता है, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में मिलता है, बटरिक एसिड सड़े हुए बटर में मिलेगा, रैंसिड बटर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने गैस्ट्रिक जूस में भी है, फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ वो चींटी वगैरह काटती है या कोई मक्खी काटती है तो उसमें मिलता है, लैक्टिक एसिड खट्टे दूध में, मैलिक एसिड जो है एप्पल में, सेब में मिलता है, ओलिक एसिड जो है ओलिव ऑयल में मिलता है। और इसके बाद आपका और भी अदर एग्जाम्पल है, जैसे कि ऑक्जेलिक है टोमेटोज़ में, स्टेरिक है फैट में, टार्टेरिक है ग्रेप्स में, टैमराइंड एप्पल्स में, यूरिक एसिड है यूरिन में। अब एसिड जो है वो कहा जाता है कि ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होता है, और जब इनको डिज़ोल्व किया जाता है, पानी में डाला जाता है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोनियम आयन। यानी H+ जब H2O के साथ कंबाइन करता है, यहाँ नीचे दिया होगा, तो
ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन, ठीक है। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम, एसिड कहते हैं। नेक्स्ट, बट ये जो H+, अब यहाँ पे देखो, एट फर्स्ट जो एसिड मॉलिक्यूल है ना, फर्निश करता है हाइड्रोजन या प्रोटॉन कह सकते हो। तो पहले जैसे HCl है, जब पानी के अंदर हमने डिजोल्व किया तो ये H+ आयन फर्निश किया। ये H+ आयन फर्दर H2O के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया और क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन। ये जो है हाइड्रेटेड आयन, ये जो है आपका एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, है ना। अब ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशन में। हाइड्रोजन कॉमन है सारे के सारे ही एसिड में। कुछ दूसरे एग्जांपल एसिड के कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये जो एसिड हैं डिसॉल्व होते हैं वाटर में और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोनियम आयन। जैसे यहाँ पे आप देखो, सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व हुआ वाटर में तो वो आपको हाइड्रोनियम आयन मिला। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, ऐसे ही एसिटिक एसिड भी आपको हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। जो हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन होता है, जो एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में एसिड के, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। यानी ये जो H+ H2O के साथ कंबाइन करके ये जो आयन बना, इसको क्या नाम दिया गया है, हाइड्रोनियम आयन। हाउएवर सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए हम लोग इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, H+ यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ H3O+। जो एसिडिक प्रॉपर्टी है एसिड की, वो एक्चुअली प्रॉपर्टी किसकी है, हाइड्रोनियम आयन की, जो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो एसिड की प्रॉपर्टी किसके ऊपर है, हाइड्रोनियम आयन की वजह से है, जो हर एक एसिड में प्रेजेंट रहता है। इनफैक्ट जो हाइड्रोनियम आयन है उसको OH3+ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन की वजह से है ना, विथ वाटर विच इज, और जबकि वाटर कैसा है, न्यूट्रल है। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज ही वाटर के ऊपर लग जा रहा है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम एसिड की। कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई होता है। पहला जो बेस है, वो बेस क्या है, मतलब क्लासिफाई करने का बेस सोर्सेस के हिसाब से। जो ऑर्गेनिक एसिड हैं यानी प्राकृतिक एसिड हैं, ये ऑब्टेन होते हैं प्लांट से और इसीलिए इनका नाम ऑर्गेनिक है। इनके अंदर कार्बन एटम भी होता है, साथ ही हाइड्रोजन के, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, एक और ख़ास बात है इनके बारे में क्या ख़ास बात है कि ये जो है वीक एसिड है, यानी कि कमज़ोर एसिड हैं, और ये आयोनाइज नहीं होते हैं सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरीके से। तो इसीलिए इनमें आयन भी होता है और मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है। ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड नेचुरल वाले। इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, एसिड, मिनरल एसिड भी कहते हैं इनऑर्गेनिक को। ये जो है मिनरल से मिलता है, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक भी कहा जाता है, और इसमें कंटेन नहीं होता, कार्बन नहीं होता। जैसे कार्बनिक एसिड एक इकलौता है जो कि कंटेन करता है कार्बन, यानी ये एक एक्सेप्शन हो गया। एग्जाम्पल देखें इनऑर्गेनिक का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, या कह सकते हो मिनरल एसिड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये पूरी तरह से आयोनाइज कर जाते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब समझो, मतलब ये जैसे HCl है ना, तो सारा का सारा मॉलिक्यूल H+ में और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, इसको आयन कहते हैं। पूरा आयोनाइज हो जाएगा और हाई कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन का जो है प्रोड्यूस करेगा। ये एसिड कंटेन करते हैं सिर्फ और सिर्फ आयन, जबकि आपने देखा था कि उसमें आयन और मॉलिक्यूल दोनों होते हैं, किसमें, नेचुरल एसिड में। कार्बनिक एसिड के लिए एक्सेप्शन था कि ये वीक मिनरल एसिड होता है। पहली बात तो ये जो है कि इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक के साथ ही ये है तो स्ट्रॉन्ग, ये होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक्चुअली में ये वीक है। ये ब्लू लिटमस को पिंक चेंज करता है, पिंक में बदल देगा, और कोरोसिव नहीं होता है, ठीक है। और यूज़ किया जाता है किसके अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है इसका। नेक्स्ट, एसिड जो कंटेन करता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और कुछ दूसरे एलिमेंट होते हैं, उसको ऑक्सी एसिड कहते हैं। ऑक्सी एसिड यानी हाइड्रोजन भी हो ऑक्सीजन भी हो, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रा एसिड कौन से होते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन होता है और एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है, उसको हाइड्रा एसिड बोलेंगे।
यानी कि देखो ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट और ये हाइड्रोजन, ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट और ये हाइड्रोजन। तो ऐसा एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये कैसा है, हाइड्रा एसिड कहा जाएगा। अब देखो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस किस क्या है, क्या बेस है उसका, कि बेसिसिटी के हिसाब से। बेसिसिटी क्या होती है वो जानते हैं पहले। ये जो बेसिसिटी होती है किसी एसिड की, ये डिफाइन किया जाता है कि कितना हाइड्रोनियम आयन वो प्रोड्यूस करेगा जब उसका एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा पानी के अंदर, यानी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। जैसे यहाँ पे HCl है, इसको मोनो बेसिक का है। तो मोनो मतलब अकेला, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मोनो बेसिक एसिड। जब वो आयोनाइज हो, ऐसा एसिड जब वो आयोनाइज होता है पानी में जाने पे, तो एक हाइड्रोनियम आयन हर एक मॉलिक्यूल से निकलता है। ऐसे एसिड को मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। जैसे यहाँ HCl यहाँ ब्रेक किया तो इकलौता H+ निकला और यहाँ Cl-, तो हमको मतलब इससे है सिर्फ एक H+ निकला, यानी इसकी बेसिसिटी 1 है। इसका मतलब ये मोनोबेसिक एसिड है। दूसरे एग्जाम्पल मोनोबेसिड के हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है और एसिटिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड जो होता है आयोनाइज करता है एक स्टेप में और फिर वो क्या बनाता है, ओनली 1 नॉर्मल सॉल्ट, और एक नॉर्मल सॉल्ट बनाता है। जैसे यहाँ पे सॉल्ट के लिए भी एग्जांपल दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस लिया गया है, HCl एज अ एसिड लिया गया है। अब यहाँ पे ये जो OH है इस हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा, OH और H मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। और इसका जो Na+ होगा और इसका जो Cl- ब्रेक होगा, तो ये दोनों को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना के क्या बनाएंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस पे दबाव देना चाहिए, इट मस्ट बी एम्फेसाइज हेयर, कि जो बेसिसिटी है एसिड की डिपेंड नहीं करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही ख़ास बात है जो किसको देख के पता चलेगी, इस वाले को, एसिटिक एसिड को देख के पता चलेगी। ऑल्दो इसमें 4 हाइड्रोजन है, वही बात कह रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड नहीं करता कि कितना हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन, डिपेंड करता है आयोनाइज कितना हो रहा है। इन 4 हाइड्रोजन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन आयोनाइज हो रहा है, इसीलिए ये मोनोबेसिक की कैटेगरी में है। इसीलिए बेसिसिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये है कि कितना हाइड्रोजन आयन निकलेगा उसमें से, वो मैटर करता है। जैसे यहाँ 4 होने के बावजूद सिर्फ एक निकलेगा तो मोनोबेसिक। एग्जाम्पल देखो यहीं पे दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, इसमें कंटेन करता है 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, लेकिन लिबरेट करेगा सिर्फ एक ही, और ये एसिटेट आयन रह जाएगा। तो सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन जो है इसमें से निकला, इसीलिए ये कैसा है, मोनोबेसिक। डाइबेसिक समझ ही गए होंगे आप, इसमें से 2 जो है निकलेगा एक मॉलिक्यूल में से। तो ऐसे डाइबेसिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और कार्बनिक एसिड। डाइबेसिक एसिड जो होते हैं आयोनाइज करते हैं 2 स्टेप में। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। कैसे, पहले H2SO4 वाटर में जाएगा तो H3O बनाएगा एक, फिर जो है कि यहाँ पे आपका ये मॉलिक्यूल बचा रहेगा, फिर ये फर्दर जो है आयोनाइज होगा किसके साथ, वाटर में, और फिर दूसरा बनाएगा। यानी कि ये कितना बना रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ दे रहा है, एक हाइड्रोजन 2 स्टेप में हाइड्रोजन दे रहा है और 2 H+ आयन ये जनरेट कर रहा। इसका मतलब ये कैसा है, डाइबेसिक। ऐसे ही कार्बनिक एसिड का है। डाइबेसिक एसिड के पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, 2, और ये 2 स्टेप में आयोनाइज होता है। देयरफॉर एक एसिड सॉल्ट बनाता है या फिर एक नॉर्मल सॉल्ट बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिला। ये हाइड्रोजन क्या बताता है कि ये एक एसिड सॉल्ट है। अभी हम सॉल्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बेसिक सॉल्ट है और एसिडिक सॉल्ट कैसा होता है। अब यहाँ पे सेम रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है। ये 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर लेंगे यहाँ पे तो होगा। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल सॉल्ट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल। अब यहीं पे देखो H3PO3 यानी फॉस्फोरिक एसिड जो है ये एक डाइबेसिक एसिड है, क्योंकि जो ऑक्सा एसिड है ना फॉस्फोरस का, वहाँ पे हाइड्रोजन एटम
जो अटैच होते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से वही हट पाते हैं। यानी कि देखो इसका स्ट्रक्चर, आप देखो इसके स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन से लगा हुआ है, यहाँ तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ से कुछ नहीं दिखना। ये वाला जो H डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ लगा हुआ है, ये रिप्लेस नहीं होगा। तो रिप्लेस एक हुआ, रिप्लेस दो हुआ। ऑल्दो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, उसके बावजूद यहाँ पे सिर्फ 2 ही बाहर निकलेंगे, एक रिप्लेसेबल नहीं है, इसलिए ये डाइबेसिक है। ट्राई बेसिक एसिड कौन से होते हैं? जो आयोनाइज करने पे तीन स्टेप में आयोनाइज हो और 3 हाइड्रोनियम आयन दे। जैसे कि यहाँ पे है, आपका पहला है फॉस्फोरस एसिड है। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 स्टेप में, 2 स्टेप में और 3 स्टेप में ये आयोनाइज हो रहा है ना। अच्छा, इसके अलावा है ट्राई बेसिक एसिड, जो है 2 अलग अलग एसिड सॉल्ट बना सकता है, 2 डिफरेंट एसिड सॉल्ट या फिर एक नॉर्मल सॉल्ट बना सकता है, क्योंकि इसके पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट बना है। तो यहाँ पे ये इकलौता, ठीक है, ये इकलौता जो है कि सॉल्ट बना है, और वो भी एक ऐसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बना, लेकिन डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड में देखो, यहाँ पे ट्राइसोडियम फॉस्फेट मिल रहा है, यानी कि या तो एक नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करेगा या दो जो है एक से ज़्यादा क्या फॉर्म कर रहा था, 2 डिफरेंट एसिड सॉल्ट या 1 नॉर्मल सॉल्ट। ऐसे ही सिलिसिक एसिड है, इसके पास बेसिसिटी 4 होती है, 4 के लिए दिया नहीं है। कंसंट्रेशन एसिड का, कंसंट्रेशन समझते हो ना कि कितना गाढ़ा है कितना पतला है। डाइल्यूट मतलब होता है, मतलब हल्का है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। कंसंट्रेशन एसिड का मतलब, कंसंट्रेशन का ये होता है कि कितना एसिड किसी डेफिनेट अमाउंट में एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंट है, यानी कि कितना एसिड है उसके अंदर और कितना सॉल्वेंट है, एसिड सॉल्यूट है। एन एसिड जो कंटेन करता है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर उसमें वाटर ना हो, उसको कंसनट्रेटेड एसिड या गाढ़ा एसिड कहेंगे। जबकि एक ऐसा एसिड जिसमें ज़्यादा अमाउंट होता है वाटर का अपने खुद के मास से, ऐसे को कहेंगे हम लोग डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट करने के लिए किसी एसिड को हमेशा एसिड को पानी में डालना चाहिए, वो भी छोटे छोटे अमाउंट में, और घोलते रहना चाहिए स्टिल कंस्टेंटली। ऐसा क्यों? वाटर को डायरेक्टली एसिड में नहीं डाला जाता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा और इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा, जिससे कि जो एसिड है ना वो जो है कि क्या बोलते हैं, छलक के जो है ऊपर आ सकता है, एसिडिक सॉल्यूशन स्प्लैश कर सकता है, और कंटेनर भी ऐसे में एक्सोथर्मिक होने की वजह से ब्रेक कर जाएगा, और इससे काफ़ी खतरा नुकसान का बढ़ जाएगा, और ये इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकता है। कंसंट्रेशन जो एसिड का होता है सिंपली ये बताता है कि कितना वाटर प्रेजेंट है उस एसिड के अंदर, है ना, एंड नॉट एट ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। सारा स्ट्रेंथ नहीं बताता एसिड का, बस ये बताता है कि कितना वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर स्ट्रेंथ जानना है एसिड का, तो वो क्या होता है, मेजर ऑफ कंसंट्रेशन, कितना उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन है, कितना वो प्रोड्यूस कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में, ये बताता है कि कितना खतरनाक वो एसिड है या कितना ताकतवर एसिड है। 10 जो डाइल्यूट HCl होता है ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन हाईली कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड। देखो HCl है, डाइल्यूट है, उसके बावजूद कंसनट्रेटेड गाढ़े एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जो HCl है ना फुल्ली आयोनाइज कर जाएगा, पढ़ा हमने। और एसिटिक एसिड 4 हाइड्रोजन एटम होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोनियम आयन ये रिप्लेसेबल है इसमें से, तो इसीलिए ये कम खतरनाक है और ये ज़्यादा खतरनाक है डाइल्यूट होने के बावजूद। नोट करने की बात है कि जो स्ट्रेंथ है एसिड का डिपेंड करता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे, कि कितना आयोनाइज कर रहा है, और कंसंट्रेशन के ऊपर कि कितना हाइड्रोनियम आयन उसके अंदर है, कि वो एसिड कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है किसी एक्वस सॉल्यूशन में। डिग्री निकालनी हो तो नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल कितने आयोनाइज हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल इनटू 100 करेंगे। अगर डिग्री आयोनाइजेशन का, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है एक एसिड के लिए, या फिर अल्कली का
एक्वा सॉल्यूशन में 30% से ज़्यादा है तो माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग है, और 30% से कम है तो माना जाता है कि वो वीक अल्कली है या फिर वीक एसिड है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम एसिड का, एसिड कैसे बनाएंगे? तो बाय सिंथेसिस, सिंथेसिस को हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट भी कहते हैं। ये बाइनरी एसिड है, इसमें क्या होता है ना, एसिड कंटेन करता है 2 एलिमेंट और इसको प्रिपेयर किया जाता है सिंथेसिस मेथड से। ठीक है, इस मेथड में क्या है कि डायरेक्टली हम जो है हाइड्रोजन को नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो HCl मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल गया, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गया। दूसरा तरीका है बाय एक्शन ऑफ वाटर, वाटर के एक्शन से किसके ऊपर, नॉन मेटेलिक या एसिडिक ऑक्साइड के ऊपर। चाहो तो नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लो या फिर एसिडिक ऑक्साइड ले लो, उस पर वाटर का रिएक्शन करवाओगे, एसिड मिलेगा। तो याद रखने वाली चीज़ कौन सी है कि एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो एसिड प्रोड्यूस करेगा। जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, और इसके साथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। तो यहाँ पे देखो हर एक केस में ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड है, और कह सकते हो एसिडिक ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड है, और ये सब वाटर के साथ कंबाइन कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, एसिड फॉर्म कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, कार्बन है तो कार्बनिक एसिड रहेगा, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। ओनली ऑक्सी एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड। ऑक्सी हमने पढ़ा जिसमें कि हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और दूसरा कोई नॉन मेटल हो। अच्छा, इसके साथ NO2 को कहा जाता है कि मिक्स या डबल एसिड है, एनहाइड्राइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 2 एसिड नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो देखो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड फॉर्म हो रहा है और नाइट्रिक एसिड भी फॉर्म हो रहा है। ऑक्सीडेशन करवाएंगे नॉन मेटल का। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पता है किसको लेंगे, हम लोग लेंगे नाइट्रिक एसिड को। ये नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वेयर एज H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। याद रखना, आएगा कभी क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमको नॉन मेटल लेना पड़ेगा, और नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। तो हमने जब नॉन मेटल लिया और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो हम लोगों को एसिड मिल रहा है, साथ में वाटर और साथ में ऑक्साइड मिलेगा। नेक्स्ट है बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऐसे में देखो कि वो जो है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है वो लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है। नॉर्मल सॉल्ट जो होता है मोर वोलेटाइल एसिड का लेंगे, है ना, आर डिस्प्लेस्ड बाय लेस नॉन वोलेटाइल एसिड। नॉर्मल सॉल्ट जो है मोर वोलेटाइल एसिड का, वो डिस्प्लेस होता है लेस वोलेटाइल या फिर नॉन वोलेटाइल एसिड से। वोलेटाइल का मतलब क्या समझते हो? वोलेटाइल का मतलब होता है जो इवेपोरेट हो जाता हो। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो है कि जो कि ना इवेपोरेट होता हो। जैसे सोडियम क्लोराइड है और H2SO4 है, ये नॉन वोलेटाइल कह सकते हो या फिर कह सकते हो लेस वोलेटाइल, यानी इवेपोरेट नहीं होता। तो सोडियम क्लोराइड है या सोडियम नाइट्रेट है, इसको हमने रिएक्ट करवाया तो कौन सा सॉल्ट मिल रहा है हमको, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एसिडिक सॉल्ट मिल रहा है। और साथ में एसिड जो मिल रहा है हमने लिया लेस वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल है, लेकिन जो एसिड मिल रहा है वो कैसा है, वोलेटाइल है। प्रॉपर्टी एसिड की क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ देखो, सबसे पहले कि इसका टेस्ट जो हमने देखा था कि इसका खट्टा टेस्ट होता है। मिनरल एसिड जैसे कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं नेचर के अंदर प्राकृतिक रूप से। देयरफॉर ये जो है कि टेस्ट नहीं किया जाता है इन एसिड्स को, कि टेस्ट करके पता नहीं किया जाएगा। तो अब इंडिकेटर भी आएगा टेस्ट करने के लिए। फिजिकल स्टेट की बात करें तो सम एसिड्स आर सॉलिड एंड सम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कुछ सॉलिड होते हैं और कुछ लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल देखो, बोरिक है, ऑक्जेलिक है, टार्टेरिक है, साइट्रिक है, फॉस्फोरिक है, ये सब सॉलिड हैं। वेयर एज ये सब देखो मोस्टली जो है कि जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक है, कार्बोनिक है,
हाइड्रोक्लोरिक है, नाइट्रिक है और सल्फ्यूरस है, ये वोलेटाइल है यानी एवेपोरेट कर जाते हैं इजीली रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक देखो नॉन वोलेटाइल की कैटेगरी में है। स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, सारे के सारे जो भी मिनरल एसिड हैं या इनऑर्गेनिक एसिड हैं वो सब कोरोसिव होते हैं और इसके वजह से ना जो ये जलन होगी आपके स्किन के ऊपर, स्किन जल जाएगा। अगर गाढ़ा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये स्किन को काला कर देगा। नाइट्रिक एसिड जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है येलो कर देगा और कंसनट्रेटेड HCl जो है एम्बर कलर देगा स्किन को। कार्बनिक एसिड जो होता है ये ऑर्गेनिक एसिड और जो ऑर्गेनिक एसिड है ये सब जो है कोरोसिव नहीं होते। कार्बनिक की तो हमने बात देखी ना कि कोरोसिव नहीं होता है, साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है। दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, देखो ये क्या करते हैं, जो एसिड है इंडिकेटर के कलर चेंज करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो एक अलग तरीके का कलर पा लेता है या कलर में बदल जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आने पर। जैसे लिटमस इंडिकेटर होता है, ये एक प्राकृतिक कलरिंग मैटर है जो ऑब्टेन किया जाता है लीचेंस प्लांट से। प्लांट का नाम है लीचेंस। जब डिज़ोल्व किया जाएगा लीचेंस को डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। रेड कैबेज जो लाल वाला होता है बंद गोभी, उसकी बात कर रहा है। ये भी जो है कि इसका भी एक्सट्रैक्ट जो नेचुरल प्राकृतिक इंडिकेटर होता है। ये रेड रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में, लेकिन जैसे ही जो है बेसिक सॉल्यूशन पड़ेगा ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है वो सब्सटेंस। तो ये तो हुए आपके इंडिकेटर्स जिनका कलर चेंज होता है। अब यहाँ पे जो सब्सटेंसेस जिनका स्मेल चेंज होता है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पे, उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। कौन सा इंडिकेटर कहते हैं, उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्याज है, वेनिला है और ये क्लोव ऑयल है। ओनियन के पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, अपने खुद का एक विशेष सुगंध होती है। किसके पास, प्याज के पास। जब एक बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड किया जाता है, ऐसा कोई क्लोथ का कपड़े का टुकड़ा जिसमें कि प्याज लगा हो, तो जो ओनियन स्मेल है अब वो डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये कब हो रहा है, जब बेसिक सॉल्यूशन जो है लगा रहे हैं तब। और एसिडिक सॉल्यूशन डालने पे ना जो उसका जो सुगंध है वो ख़राब नहीं होता है प्याज का। तो इस तरीके से ये जो स्मेल चेंज करने वाले इंडिकेटर होते हैं इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। फिर जो है लिटमस, तो देखो ब्लू टू रेड, फिर मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से पिंक हो जाता है। ये एसिड की इंडिकेशन है। किसकी इंडिकेशन है, एसिड का। फिनाप्थिलिन की बात करें तो रिमेन्स कलरलेस। अच्छा, ये जो एसिड्स हैं इनकी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब पासेज होने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोलाइसिस में इनका यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, यानी अपने लिक्विड स्टेट में, वाटर में जब डिज़ोल्व होते हैं। तो रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ, दोनों ही, चाहे तो वो डाइल्यूट HCl हो या H2SO4 हो, जब भी किसी एक्टिव मेटल के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, एक्टिव मेटल के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा, ये भी देखना है कि इनको जो है एक्टिव मेटल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम के साथ हम लोग जो है नहीं रिएक्ट करवाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो पोटेशियम सोडियम के साथ ये क्या करता है, एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करेगा। और मॉडरेटली जो है कि लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सब जो है हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे। यानी हमको इसके साथ नहीं करवाना, पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम के साथ, ठीक है। मैग्नीशियम जिंक और आयरन के साथ क्या करेगा, ये अपना सॉल्ट फॉर्म करेगा, साथ ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। अच्छा, नोट करना है कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसा कि हमने पहले बताया आपको। इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में। क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हाइड्रोजन के बजाय वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो पर्पस ऑफ रिएक्शन जो है हमारा काम नहीं करेगा। सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन, जब बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट का मतलब 99% वाटर होना चाहिए, 1% एसिड होना चाहिए, तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। बेसिस के साथ रिएक्शन क्या होगा,
तो एसिड का जब भी बेस के साथ रिएक्शन होगा तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी हम कोई बेसिक ऑक्साइड लें या बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, और इनको किसी भी एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाएं तो हमको सॉल्ट मिलेगा और साथ ही साथ वाटर मिलेगा, साथ में लगा लेते हैं हम ओनली। ठीक है, तो बेस होते ही वो सब्सटेंस हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाटर फॉर्म करें। इसके बाद कोई तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब जो हमने लिया है ना, बेस एज्यूम किया है, वो बेस नहीं है। एक्शन क्या होगा डाइल्यूट एसिड का सॉल्ट के ऊपर। एसिड लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कब? जब रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है, कि जब भी कार्बोनेट रहेगा या बाइकार्बोनेट रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है। ऐसे ही जो है कि सल्फेट के साथ सल्फाइड के साथ हमको याद रखने में आसानी होगी, है ना। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हो। अच्छा, नोट करना है कि इफ़ द सॉल्ट प्रोड्यूस, अगर जो सॉल्ट मिल रहा है, जो सॉल्ट मिल रहा है इनसॉल्युबल है, तो रिएक्शन जो है कि प्रोसीड नहीं होगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लेड कार्बोनेट टू रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ऐसे केस में जो सॉल्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा हो वो सॉल्युबल ना हो के इनसॉल्युबल हो, तो ऐसे केस में रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि लेड कार्बोनेट रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ना ही कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यानी कि ऐसा कोई केस जिसमें इनसॉल्युबल बने, वैसा सॉल्ट जो है अगर बनना है तो वो प्रोड्यूस वो रिएक्ट नहीं करेगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कॉमन वंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। डिकम्पोजिशन किसका? सल्फाइड का और बाईसल्फाइड का। देखो सल्फाइड है और बाईसल्फाइड को हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। तो सल्फाइड और बाईसल्फाइड में क्या हो रहा है, आपका कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। तो देखो जैसे वहाँ कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही यहाँ पे सल्फाइड बाईसल्फाइड में सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा और साथ ही साथ सॉल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन सल्फाइड का। एसिड रिएक्ट करता है मेटल सल्फाइड के साथ, और मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल सल्फाइड के साथ तो सॉल्ट बनाएगा और साथ ही हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। तो देखो यहाँ पे ये ऐसे रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग हो गया, जिंक और सल्फर अलग हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन है सल्फर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, और जिंक और क्लोरीन क्या बनाएंगे, एक मेटल एक नॉन मेटल क्या बनाएंगे, आपका सॉल्ट फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से। क्लोराइड्स जो होते हैं रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, क्लोराइड नहीं रिएक्ट करते हैं। जनरल में जो क्लोराइड होते हैं, जनरल में आमतौर पे बात करो तो क्लोराइड रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब उनको गर्म किया जाता है ऑन वार्मिंग टू लिबरेट हाइड्रोजन क्लोराइड। जब गर्म किया जाएगा तो लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होता है, क्योंकि H2SO4 के पास 2 रिप्लेसेबल आयन है। तो सोडियम क्लोराइड पहले H2SO4 के साथ कंसनट्रेटेड लिया और टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम लेंगे, जो पीछे मैं बता रहा था कि टेम्परेचर एक में कम था एक में ज़्यादा। तो जब टेम्परेचर बिलो रहता है 200 डिग्री सेल्सियस तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और टेम्परेचर अगर अबव 200 डिग्री सेल्सियस है तो सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, साथ ही नाइट्रेट रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। हाउएवर किसी तरीके से लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है रिएक्ट करना है दोनों के साथ, HCl के साथ भी H2SO4 के साथ भी। लेड नाइट्रेट रिएक्ट करवाया तो लेड क्लोराइड मिला, साथ में नाइट्रिक एसिड भी। ऐसे ही लेड नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया तो लेड सल्फेट और नाइट्रिक एसिड मिला। नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये प्रोड्यूस करता है मोर वोलेटाइल नाइट्रिक एसिड। मोर वोलेटाइल मतलब ज़्यादा इजीली इवेपोरेट कर जाने वाला। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट है और यहाँ पे भी पोटेशियम नाइट्रेट है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। जब टेम्परेचर कम रहेगा तो इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की तरह पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, और इसी तरीके से अगर टेम्परेचर अबव कर देते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड मिलने वाला है। अब यहाँ पे जनरल यूज़ देखते हैं हम लोग एसिड्स का कुछ आम तौर पे, ये जीके के तौर पे भी आपको बहुत मदद करेगा।
बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है आई वॉश में और साथ में एंटीसेप्टिक के लिए। साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है खाने को सहेज के रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, विटामिन सी बनाने के लिए भी। ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है, दाग हटाता है, इंक स्टेन हटाता है, स्याही का दाग। कार्बनिक एसिड फ्लेवर ड्रिंक में डाला जाता है। टार्टेरिक जो है बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो टेबल विनेगर में और कुकिंग में खाने बनाने में काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मेटल के आइटम साफ करने में काम आता है। बेंजोइक एसिड जो होता है ये फूड के प्रिजर्वेशन में काम आता है, साथ ही परफ्यूम और दवाइयाँ बनाने में। नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव में, और फॉस्फेरिक एसिड जो है फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है। बेस क्या होता है, तो बेस या तो मेटेलिक ऑक्साइड होता है या फिर एक मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड होता है या फिर एक अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है जो रिएक्ट करेगा हाइड्रोनियम आयन के साथ एक एसिड के हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा सॉल्ट और वाटर। ऑनली लिखा हुआ है ना, ये जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाले में कि सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर, तो वही बेस होगा। कोई और चीज़ आती है तो इसका मतलब वो बेस नहीं है। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड है। दोनों ही केसेस में हम लोग HCl के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। और ये देखो अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड भी है, तो वाटर बन रहा है और सॉल्ट बन रहा है सिर्फ और सिर्फ, और यही बनना ही चाहिए। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये ऐसे अलग हो जाएगा, ये ऐसे अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, और कॉपर और क्लोराइड मिलके बनाएंगे कॉपर क्लोराइड। बेसिक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड होता है जो कंटेन करता है ऑक्सीजन के एनायन और रिएक्ट करता है ये एसिड के साथ ताकि क्या बने, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। नोट करने वाली बात है कि इम्पोर्टेंस है जो वर्ड ओनली का इस डेफिनेशन में। अगर ये ओमिट हो जाता है, इफ़ इट इज़ ओमिटेड, तो सर्टेन कंपाउंड जो कि क्वाइट डिफरेंट होते हैं बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड से, उनको भी कंक्लूड कर दिया जाएगा डेफिनेशन में बेस के। तो यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है कि आखिर ये ऐसा ओनली क्यों लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि देखो लेड, जिसकी वैलेंसी 4 है, लेड ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड होता है जो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और प्रोड्यूस करेगा लेड क्लोराइड। ठीक है, एक सॉल्ट और वाटर, लेकिन सिर्फ जो वर्ड ओनली है एक्सक्लूड होता है इससे, क्योंकि ये जो बेस है यहाँ पे क्लोरीन भी प्रोड्यूस हो जा रहा है ऐसे केस में। कैसे, लेड ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया HCl के साथ, दिख रहा है, लेड ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट किया तो लेड क्लोराइड और वाटर तो मिला, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, ये कौन है, क्लोरीन। इसीलिए वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ओनली, मतलब ये दो के अलावा तीसरी चीज़ में मिल गई। इसका मतलब जो लेड ऑक्साइड है दैट इज़ नॉट अ बेस, यही बात समझाना चाहते हैं ओनली से। बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ये भी मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं जिसमें OH माइनस रहता है और ये रिएक्ट करते हैं एक एसिड के साथ ताकि ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर सकें। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे देखो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, OH और OH माइनस H प्लस, ये दोनों फॉर्म करेंगे वाटर, और सोडियम और क्लोरीन मिलके बनाएगा सोडियम क्लोराइड। अल्कली एक बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड होता है, जब डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है एज ओनली नेगेटिव चार्ज आयन। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जब पानी में डाला आपने तो सोडियम के पॉजिटिव आयन और OH हाइड्रोक्साइड के आयंस आपको मिले। अल्कली जो होता है वो एक बेस ही है, अल्कली बेस की कैटेगरी है, सॉल्युबल इन वाटर। अल्कली फॉर्म करता है हाइड्रोक्साइल आयन एक्वा सॉल्यूशन में एज ओनली नेगेटिव आयन, और ये टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू। रेड ब्लू में टर्न हो रहा है इसमें, और इसमें ब्लू रेड में टर्न हो रहा था एसिड में, है ना, इस इंडिकेशन। सारा जो मेटेलिक ऑक्साइड है और हाइड्रो ऑक्साइड है ये सब इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, एक्वा सॉल्यूशन में है, एक्सेप्ट किसके, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के, ये सब स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तो ज़्यादा तो 10 मोस्ट कॉमन सॉल्युबल बेसिस में कौन है, जो ज़्यादा सॉल्युबल बेसिस हैं वो कौन है, अल्कली हैं। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड,
कॉस्टिक पोटाश भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहला दो जो है ना ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग अल्कली है। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब Na+ में और OH- में ब्रेक डाउन हो जाना। और लास्ट दो जो है ना ये वीक है, क्योंकि ये फीबली यानी कि कमज़ोर है और जो है कि जो है कम डिसोसिएट होता है या आयोनाइज होता है धीरे धीरे अपने एक्वा सॉल्यूशन में। सारे जो अल्कली हैं वो बेसेस होते हैं, ठीक है, बेसेस का हिस्सा है अल्कली, ठीक है। और जबकि सारे बेसेस अल्कली नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फेरिक हाइड्रोक्साइड है और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, ये बेसेस हैं लेकिन अल्कली नहीं है। क्यों बेसेस हैं? क्योंकि ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे, लेकिन ये इनसॉल्युबल हैं, इसलिए ये अल्कली नहीं है। तो सॉल्युबल होते तो अल्कली होता। क्लासिफिकेशन बेस का स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो स्ट्रॉन्ग अल्कली वो होता है जो अंडर जाता है किसके? कंप्लीट डिसोसिएशन, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और प्रोड्यूस करता है ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका? OH का, हाइड्रोक्साइल आयन का। तो ऐसा जो है माना जाता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, एग्जाम्पल में जैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो NaOH जब एक्वस सॉल्यूशन में गया तो पूरी तरह से सोडियम और हाइड्रोक्साइल आयन में ब्रेक कर गया, सोडियम के आयन में और हाइड्रोक्साइल आयन में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी देखो पोटेशियम का आयन और हाइड्रोक्साइल आयन में। वीक अल्कली क्या होता है? तो वीक अल्कली में ना पार्शियल डिसोसिएशन होता है, यानी पूरी तरह से जो है कि डिसोसिएशन नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में, लो कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्साइल आयन का। जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देखो NH4 का आयन मिल रहा, साथ में हाइड्रोक्साइल आयन मिल रहा, यहाँ कैल्शियम का आयन मिल रहा और साथ में किसका मिल रहा है? हाइड्रोक्साइल आयन मिल रहा है। तो ये जो है ना वीक अल्कली है। अच्छा, एसिडिटी के हिसाब से, अच्छा एसिड को हम लोग देख रहे थे बेसिसिटी के हिसाब से, अब ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी के हिसाब से हम लोग बेस को देखेंगे। एसिडिटी बेस का क्या होता है? कितना OH- वो प्रोड्यूस करेगा पर मॉलिक्यूल बेस एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड के विथ विच अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस की मॉलिक्यूल बेस का रिएक्ट करेगा प्रोड्यूस करने के लिए सॉल्ट एंड वाटर। इसी को एसिडिटी ऑफ बेस भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे H+ आयन था उसमें बेसिसिटी थी, तो इसमें क्या है? एसिडिटी है। तो यहाँ पे कितना OH- प्रोड्यूस हो रहा है। मोनो एसिडिक बेस का मतलब एक इकलौता सिर्फ OH- बनेगा, ठीक है। ऐसे ही डाई बेसिक का मतलब जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऊपर देखा था हम लोगों ने कि 2 बन रहा है हाइड्रोक्साइल आयन, है ना, पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ट्राई एसिडिक का मतलब समझ में आ गया होगा कि 3 हाइड्रोक्साइल आयन मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड का और फेरिक हाइड्रोक्साइड का। अब इसके बाद चलते हैं प्रिपरेशन पे। बेस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? याद होने वाली चीज़ है, याद रखना है हमेशा कि जब भी कोई एसिड बनता है तो नॉन मेटल के साथ, तो बेस बनेगा तो किसके साथ? मेटल के साथ। तो पहला ये है कि आप मेटल के साथ बेस बनाओगे। ऐसे में क्या करना है? मेटल को रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन में, तो क्या हो जाएगा? बेस फॉर्म हो जाएगा मेटल ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इसके बाद एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनको रिएक्ट करवाओगे आप वाटर के साथ तो फॉर्म क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो ये क्या हो गया? ये आपका बेस तैयार हो गया। फिर एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड। सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड के ऊपर वाटर डालोगे तो ऑलरेडी ये मेटेलिक ऑक्साइड हैं, उन पे वाटर ऐड किया तो भी हमको बेस मिला, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इनको फर्दर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हमको मिल जाएगा, अल्कली मिलेगा, यानी ये सॉल्युबल बेसिस है सारे। डबल डिकम्पोजिशन से, डबल डिकम्पोजिशन से कैसे? एक्वा सॉल्यूशन सॉल्ट का एक बेस के साथ अल्कली के साथ प्रेसिपिटेट करेगा तो रिस्पेक्टिवली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, आयरन क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, अल्मुनियम क्लोराइड है,
इसको एक अल्कली के साथ, बेस के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और यहाँ एल्युमिनियम के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो देखो क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है किसका, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा और क्या मिल रहा है हम लोगों को, नॉर्मल सॉल्ट मिल रहा है। ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसीलिए नॉर्मल सॉल्ट की कैटेगरी में लिखा हुआ है। बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड, ये मेटल सल्फाइड है, इस पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट देंगे इसको, क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। तो क्या बनेगा हमारा, ये देखो जिंक ऐसे ब्रेक करेगा और यहाँ ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में जिंक ऑक्साइड भी बनेगा। सही है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे ही लेड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट जैसे कि कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हैं, तो इनको हम डिकम्पोज करवाएंगे हीट करवा के, तो भी हमको बेसिक ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। वैसे ही कॉपर कार्बोनेट में कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सेकंड है आपका फिर सोडियम और पोटेशियम के जो है कि कार्बोनेट जो है डिकम्पोज नहीं होते हैं हीट करने पे, इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए जो है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मेटल का नाइट्रेट कैसा है, तो मेटल नाइट्रेट में भी देखो कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट है, इनको भी हम डिकम्पोज करवाएंगे तो बेसिक ऑक्साइड मिलेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। नोट करना है कि सोडियम और पोटेशियम के भी नाइट्रेट जो है मेटल ऑक्साइड नहीं देते हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी प्रिपेयर किया जा सकता है, सिर्फ डिज़ोल्व कर देंगे अमोनिया गैस को वाटर में, तो अमोनिया गैस है, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला, जो कि एक वीक अल्कली है। प्रॉपर्टी देखते हैं बेसिस का या अल्कली का, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये शार्प बिटर होते हैं और बिटर होते हैं टेस्ट में, तीखे होते हैं। ये कलर चेंज करते हैं इंडिकेटर का, तो इंडिकेटर है जैसे लिटमस, तो रेड कलर का है तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर चेंज कर लेगा। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज, तो ऑरेंज से येलो कलर में चेंज होगा। फिनोप्थिलीन कलरलेस से पिंक कलर में हो जाएगा। इंसॉल्युबल बेसेस डू नॉट अफेक्ट इंडिकेटर, जो इंसॉल्युबल बेस होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता है यानी अल्कली नहीं होता है, वो अफेक्ट नहीं करता है इंडिकेटर को। अच्छा, ये कैसे होते हैं, सोपी सब्सटेंस होते हैं, साबुन वाले टाइप के, और स्लिपरी होते हैं टच करने में। कॉस्टिक सोडा और जो कॉस्टिक पोटाश है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कली है यानी सॉल्युबल बेस है। हम लोग जानते हैं कि अल्कली रिएक्ट करेगा ऑयल के साथ, तेल के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करेगा सोप, साबुन। सिंस आवर स्किन कंटेन ऑयल, हमारी स्किन से ऑयल निकलता है फैट के फॉर्म में, तो हेंस व्हेन वी टच कॉस्टिक सोडा, जब हम कॉस्टिक सोडा छूते हैं या कॉस्टिक पोटास्टिक रिएक्शन होता है जिससे कि सोपी सॉल्यूशन फॉर्म होता है। इसके अलावा देखो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपके बेस भी, और ये माइल्ड कोरोसिव रिएक्शन दिखाते हैं, स्लाइट बर्न होता है स्किन पे इनके गिरने से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रॉन्ग अल्कली जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से और फॉर्म करता है कार्बोनेट। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया और बनाया सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा और बनाएगा पोटेशियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। अच्छा, इसके अलावा है क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिड को फॉर्म करने के लिए सॉल्टेड वाटर। तो ये तो हम लोगों ने देखा ही हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जब भी हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये प्रेसिपिटेट करेंगे एक इनसॉल्युबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। इनसॉल्युबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा, फॉर्म होगा जब व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल। हैवी मेटल का सॉल्ट है जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, इनके सॉल्ट के साथ जब हम बेस या अल्कली लेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा, साथ ही साथ इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म होगा। ठीक है, कोई भी एक देख लो, जैसे आयरन सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम सल्फेट बना और साथ ही साथ आयरन फेरिक हाइड्रोक्साइड बना, फेरस हाइड्रोक्साइड बना डल्टी ग्रीन कलर का। जो हाइड्रोक्साइड है जिंक का, अल्युमिनियम का और लेड का,
एम्फोटेरिक होता है नेचर में। अब ये एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाता है और बेसिक ऑक्साइड कैरेक्टर भी दिखाता है ऑक्साइड में। तो डिज़ोल्व होगा जब एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, बट अदर हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व ये नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड जिंक का, अल्मोनियम का और लेड का एम्फोटेरिक होता है नेचर में। तो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व होगा, लेकिन दूसरे हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व नहीं होगा। जिंक हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व होगा किसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और क्या फॉर्म करेगा? सोडियम जिंकेट और वाटर। जब अल्कलीज को वार्म किया जाता है, अल्कलीज यानी सॉल्युबल बेसिस को जब वार्म करते हैं हम लोग अमोनियम सॉल्ट के साथ, तो अमोनिया जो है गिवन आउट होता है, यानी निकलता है, अमोनिया फॉर्म होता है। अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट। तो इनको जब भी हम अल्कली के साथ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया यहाँ पे, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीनों ही केसेस में जब जब हीट कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है और पोटेशियम सल्फेट मिल रहा है, यानी कि मेटल का सॉल्ट मिल रहा है यहाँ पे तीनों जगह पे। साथ ही वाटर मिल रहा है, और निकल क्या रहा है? हर एक केस में अमोनिया गिवन आउट। जनरल यूज़ क्या है हमारे बेस का? तो बेस का यूज़ क्या है? जैसे एसिड का यूज़ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने में, और जो है कि साबुन में, नमक बनाने में, साबुन बनाने में और बैटरीज़ में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम का ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है एंटी एसिड की तरह, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब पेट में बहुत ज़्यादा बदहज़मी वगैरह होती है ना, तो हम मैग्नीशियम वो क्या बोलते हैं, एंटी एसिड वाले टैबलेट लेते हैं। अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड ये फोमिंग एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये रिमूव करता है ग्रीस वगैरह कपड़ों से। मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो है रिफ्रैक्ट करने में ब्रिक्स को, ईंटों को इस्तेमाल किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है ड्राइंग एजेंट की तरह और बेसिक फ्लक्स की तरह। टेस्ट फॉर एसिडिटी एंड एल्केलिनिटी। एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसको टेस्ट किया जाता है कॉमन इंडिकेटर से, जैसे लिटमस से, मिथाइल ऑरेंज से, फिनाप्थिलिन से। ज़्यादा एक्यूरेटली जो है कि इनको असर्टेन किया जा सकता है कैसे? बेसिस पे आयोनाइजेशन के। वाटर आयोनाइज करता है एक बहुत ही कम एक्सटेंट तक, ठीक है, टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट। कंसनट्रेशन हाइड्रोनियम आयन का और हाइड्रोक्साइल आयन का प्योर वाटर में वो पाया गया है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। और ये इसका मतलब ये है कि सारा जो एक्वा सॉल्यूशन है वो कंटेन करता है आपका हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन, और जो प्रोडक्ट होता है इनके कंसंट्रेशन का, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 1 × 10⁻⁷ इंटू वो फिर 1 × 10⁻⁷, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁴ मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। और ये कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री से टेम्परेचर पे। और इसी को आयोनिक प्रोडक्ट कहते हैं वाटर का, ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट को ऑफ वाटर, और इसको KW के साथ डिनोट किया जाता है। जब हम ऐड करते हैं एसिड को वाटर में, ठीक है, ये अब समझने वाली बात है, इससे सवाल भी आते हैं। जब हम लोग ऐड करते हैं एसिड वाटर के अंदर तो कंसंट्रेशन H3O हाइड्रोनियम आयन का इंक्रीज़ करता जाता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आयन फर्निश होते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? एसिड ऐड करने से एसिडिक नेचर इंक्रीज़ कर रहा है और OH- डिक्रीज़ कर रहा है, सो दैट जो आपका आयोनिक प्रोडक्ट है वाटर का रिमेन सेम। एंड इफ़ अल्कली इज़ एडेड, और अगर अल्कली ऐड कर देते हैं तो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब एसिडिक नेचर डिक्रीज़ कर जाएगा और OH- जो है इंक्रीज़ कर जाएगा। तो नेचर सॉल्यूशन का डिपेंड करता है, इसका मतलब किसके ऊपर? हाइड्रोनियम आयन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हाइड्रोनियम आयन है सॉल्यूशन के अंदर। एक डैनिश बायोकेमिस्ट है जिनका नाम है सोरेनसेन, 1909 के। इन्होंने डिवाइस किया था, बनाया था एक स्केल जिसका नाम था पावर ऑफ हाइड्रोजन वाला स्केल, pH स्केल, जो रिप्रेजेंट करता है कि किसी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोनियम आयन है का कंसंट्रेशन है ना, एक्वा सॉल्यूशन में। तो P जो pH में है इसका नाम मतलब होता है पोटेंस। अब पोटेंस जो है जर्मन में इसका मतलब होता है पावर, तो pH का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन।
पीएच सॉल्यूशन का निगेटिव एल्गोरिदम होता है, निगेटिव लोगेरिदम होता है टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। ठीक है, तो लोगेरिदम तो आपने पढ़ा ही होगा, क्लास 9th में लोगेरिदम है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है कि एक सॉल्यूशन जिसमें कि हाइड्रोनियम वो H+ आयन जो है कंसंट्रेशन इक्वल है 10⁻⁻12 मोल्स पर लीटर के, उसका पीएच वैल्यू कितना होगा 12। और अगर नॉर्मल, ठीक है, और आप देख सकते हो 10 log 10 बेस 10 के साथ जो है कितना वैल्यू होता है, ये 1 होता है। तो नॉर्मल पीएल स्केल का जो रेंज लिया जाता है ना, वो कितना लिया गया है 0 से लेके 14 तक। ये समझने वाली बात है, ये समझने वाला नहीं है अभी, ठीक है, ये फर्दर क्लासेस में आप पढ़ोगे। यहाँ पे नॉर्मल पीएच स्केल रेंज करता है 0 से 14 तक, जैसा कि फिगर में दिया है 0 से 14 तक। ये जो 7 है ना, ये न्यूट्रल वाला है, यानी हमारा वाटर अगर लाई करेगा तो कहाँ लाई करेगा, यहीं पे 7 पे लाई करेगा। अब यहाँ से देखो, हम जब भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो यानी कि हमारा पीएच वैल्यू कम होता है। पीएच वैल्यू कम होता है मतलब इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, यानी जितना कम वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगा 7 के ऊपर उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, इंक्रीजिंग अल्कलाइन नेचर। जो नंबर है 7 पीएच पे रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रलिटी, कि कैसा है ना बेसिक है ना एसिडिक है, जैसे कि हमारा पानी है। 7 से नीचे जो है इंडिकेट करता है एसिडिक, और 7 से ऊपर जो है इंडिकेट करता है बेस, यानी कि अल्कलिनिटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे 7 से ऊपर जाओगे। एक कलरलेस लिक्विड में रीजनेबली एक्यूरेट पीएच वैल्यू जो है ऑब्टेन की जा सकती है, उसमें अगर ऐड किया जाए यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है इंडिकेटर डाइस का, जो एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स देता है। स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स यानी कि बात कर रहा है किसकी, विबग्योर की, है ना। ये जो स्पेक्ट्रम है ना, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज, रेड है। तो ये डिपेंडिंग ऑन हाउ एसिडिक, कितना एसिडिक है या फिर कितना एल्काइन है इस सॉल्यूशन। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है अलग कलर दिखाता है अलग अलग कंसंट्रेशन पे हाइड्रोजन के, यानी कि इसमें भी देखो, इसको भी अभी हम लोग देख लेंगे, विबग्योर का दिया हुआ है टेबल, ठीक है, कलर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर बनाता है, दिखाता है अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो पीएच वैल्यू 7 है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो ब्लू से इंडिगो की तरफ जाएगा और फिर वायलेट हो जाएगा, क्योंकि पीएच इंक्रीज कर रहा है 7 से 14। अब कलर चेंज करता है एसिडिक सॉल्यूशन में, येलो से पिंक हो जाता है और फिर लास्टली रेड हो जाता है, जैसे जैसे पीएच वैल्यू जो है ना प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करती है 7 से लेके 1 तक। तो ये रहा वो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। बीच में ग्रीन रहेगा, येलो है, पिंक है, रेड है, और इधर ऊपर में ब्लू है, इंडिगो है, और साथ में वायलेट है। अब देखो इम्पॉर्टेंस क्या है पीएच का हमारी डेली ज़िंदगी में, ये सब चीज़ों का पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इनका ज़रूरत है क्यों, क्योंकि जो हमारा बॉडी है ना वर्क करती है पीएच रेंज में 7 से 7.8 तक। प्लांट और एनिमल भी जो है जीवित रह पाते हैं इसी नैरो रेंज में, है ना, ऑल्सो सर्वाइव इन अ नैरो रेंज। एग्रीकल्चर की बात करें तो हर एक क्रॉप जो है ना अच्छी तरीके से फलता फूलता है एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में। जैसे कि चावल जो है स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए, शुगर केन को न्यूट्रल चाहिए, साइट्रस फ्रूट को अल्कलाइन सॉइल चाहिए। तो मिट्टी भी जो है कि एक पीएच रेंज मांगती हैं कि इतने पीएच रेंज का रहेगा पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तभी अच्छी फसल होगी। पीएच अगर 5.6 से कम होता है बारिश का तो कहा जाता है कि एसिड रेन है, और ये वाटर कंटेन करता है एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड, जो फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर के पॉल्यूटेंट से, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से। एसिड रेन जो होता है, तो जब ये बारिश पे आता है, बारिश के बाद ज़मीन पे आ रहा है बारिश की वजह से, तो डिस्ट्रॉय कर देता है एक्वेटिक लाइफ को, यानी मैराइन लाइफ के पानी के अंदर जो ज़िंदगी है उसको बर्बाद करता है, और मिट्टी की उर्वरता को यानी फर्टिलिटी को भी ख़राब करता है, और डैमेज करता है मॉन्यूमेंट वगैरह को, जैसे कि ताजमहल पे अटैक है। मेडिसिन में, दवाओं में देखें तो बहुत सारी डिसीजेंस हैं वो डायग्नोज की जाती हैं बेसिस पे पीएच वैल्यू के। ब्लड का पीएच वैल्यू या यूरिन का पीएच वैल्यू देखा जाता है, उसके हिसाब से बीमारी का पता चलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में, जो मदद करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। लेकिन अगर ये आपका ज़्यादा मात्रा में हो गया, अगर
HCl, तो जो pH वैल्यू फॉल कर जाएगा और पेन होगा, इरिटेशन होगा, आपके पेट में दर्द होने लगेगा। और इसके लिए आपको एंटासिड एसिड लेना पड़ेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तरह, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जनरली जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि pH वैल्यू को एडजस्ट किया जा सके। टूथ डिके, दांतों का सड़ना। सब्सटेंसेस जैसे चॉकलेट हैं, स्वीट हैं, ये डिग्रेड होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारे मुंह में होता है। जब माउथ का pH वैल्यू 5.5 से नीचे हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। टूथ इनेमल जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, और ये धीरे धीरे कोरोड होने लगता है। तो सलाइवा जो बन रही है ना, सलाइवरी ग्लैंड में, वो थोड़ी सी अल्कलाइन होती है नेचर में, और ये इंक्रीज़ करती है pH वैल्यू को कुछ हद तक। लेकिन जो टूथपेस्ट होता है वो उसका इस्तेमाल इसीलिए होता है ताकि न्यूट्रलाइज कर दे एक्सेस एसिड को हमारे माउथ में, ताकि हम टूथ डिके से बच सकें। अच्छा, जो मधुमक्खी काटती है हमें, ठीक है, तो वो भी जो है कि हमारे ऊपर एसिड छोड़ देती है। और अगर बेकिंग सोडा या बेस को हम लोग अप्लाई कर देंगे जहाँ पे कोई चींटी या मधुमक्खी ने काटा है, तो उससे हमको दर्द से राहत मिल जाएगी, क्योंकि जो एसिड उसने छोड़ा है ना, उसको ये बेकिंग सोडा या बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके बाद है सॉल्ट एंड देयर प्रिपरेशन। सॉल्ट और इनके प्रिपरेशन को देखते हैं हम। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक कंपाउंड है जो बनता है पार्शियल या टोटल रिप्लेसमेंट से। पार्शियल मतलब आधा, या फिर पूरी तरह से रिप्लेसमेंट हो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स का किसी एक एसिड के, किसके द्वारा, एक मेटेलिक आयन या फिर अमोनियम आयन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों कंडीशन हम देखेंगे, पार्शियल रिप्लेसमेंट और कंप्लीट रिप्लेसमेंट। पार्शियल रिप्लेसमेंट में देखो, सोडियम नाइट्रेट है और H2SO4 है, इनको हमने रिएक्ट करवाया। तो रिएक्ट करवाने पे, और वो भी कम 200 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर लिया है हमने, और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा लिया, कंसनट्रेटेड। तो ऐसे में देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट फॉर्म हुआ, और साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है ना, हाइड्रोजन का। ठीक है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है। कंप्लीट रिप्लेसमेंट की बात करें तो हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट पे हीट करेंगे, तो ऐसे में कंप्लीट रिप्लेसमेंट मिलेगा। और साथ में कंप्लीट रिप्लेसमेंट के साथ साथ हमको सॉल्ट मिलेगा, कौन सा, सोडियम सल्फेट। आयोनिक डेफिनेशन देखते हैं सॉल्ट की। ये तो एक डेफिनेशन था, एक आयोनिक डेफिनेशन। सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है जो डिसोसिएट होता है वाटर में टूटता है, और क्या यील्ड करेगा, एक पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन। एक पॉजिटिव आयन देगा अदर देन हाइड्रोजन आयन, और एक नेगेटिव आयन देगा अदर देन हाइड्रोक्साइल आयन। इसको समझो आप। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जिसमें कि सोडियम आयन है और साथ ही क्लोरीन आयन है। तो जब ये पानी में जाएगा तो सोडियम आयन ये अदर देन H+ है, और ये अदर देन OH- है। ये बात समझ में आई, तभी ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, पानी में जाएगा, एक H+ अदर देन, एक ये पॉजिटिव आयन अदर देन H+, एक नेगेटिव आयन जो है कि अदर देन OH-, तो वो सॉल्ट है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा? तो सॉल्ट की प्रिपरेशन का सबसे आसान तरीका है न्यूट्रलाइजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको देखो सॉल्ट मिल जाएगा, बेस एसिड के साथ मिलाओगे। अब देखो बहुत सारे तरह के सॉल्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन के हैं, तो क्लासिफिकेशन में 6 तरह के सॉल्ट आपको मिलेंगे। नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इनको समझना मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम समझते हुए देखते हैं। नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का एक एसिड के, किसके द्वारा, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेटेलिक या फिर अमोनियम आयन के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे देखो कंप्लीट, यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीट जो है कि ये आपका रिप्लेसमेंट हो गया है। तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट में क्या बना, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही ये पहला सॉल्ट का जो डेफिनेशन हमने देखा था, सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करेंगे तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा और सोडियम सल्फेट मिलेगा। नॉर्मल सॉल्ट के पास जो है कोई आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता।
अब देखो बेसिक सॉल्ट में देख लिया ना, हाइड्रोजन नहीं है ना ही OH माइनस है। अब देखो एसिड सॉल्ट में क्या होता है। एसिड सॉल्ट जब कैसे बनते हैं, जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का ऑफ ए पॉली बेसिक एसिड, यानी कि मोनो नहीं, डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगा। जैसे कि H2SO4 डाई बेसिक एसिड है, ये भी डाई बेसिक है। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल रहा है, तो ये H इंडिकेट करता है कि ये आपका एक एसिडिक सॉल्ट है। तो यहाँ पे भी देखो एसिड सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसा होगा, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि अबव 200 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो सोडियम सल्फेट मिल जाएगा, यानी नॉर्मल सॉल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, और इसके अलावा जो है कि सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है। फिर उसके बाद ये भी है, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं। एसिड जो है सॉल्ट यूजुअली फॉर्म होते हैं जब बेस का मात्रा इनसफिशिएंट होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड के, यानी बेस कमज़ोर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ऐसा होगा। एसिड सॉल्ट आयोनाइज होता है वाटर में हाइड्रोनियम आयन देने के लिए, देयरफॉर ये शो करता है सारा प्रॉपर्टी किसका, एक एसिड का। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट तब बनता है जब पार्शियल रिप्लेसमेंट हो हाइड्रोक्साइल ग्रुप का, और वो भी डाई या फिर ट्राई एसिडिक बेस का, बाई एन एसिड रेडिकल, एक एसिड रेडिकल के द्वारा। अब यहाँ पे जैसे कि बेसिक लेड क्लोराइड, अब ये OH 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 OH, ठीक है, तो OH के से क्या है, बेसिक, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे ही बेसिक कॉपर क्लोराइड है, ऐसे ही ये बेसिक कॉपर नाइट्रेट है। तो ये OH इंडिकेट कर रहा है कि ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। जो बेसिक सॉल्ट है इसमें एक मेटेलिक कैटायन होता है, एक हाइड्रोक्साइल आयन होता है बेस का, और एक एनायन होता है एसिड का। डबल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट, ये देखो दोनों सिलेबस में नहीं है इसीलिए स्टार लगा हुआ है, इसके बाद इसके नीचे वाले में भी स्टार लगा है। लेकिन हम देखते हैं कि आखिर डबल क्या है और मिक्स क्या है। डबल सॉल्ट में ना ये जो है दो सिंपल सॉल्ट कंबाइन कर जाते हैं जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में और क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो सॉल्ट जो है आपस में जुड़े रहेंगे, किससे, डॉट के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे पोटैश एलम है, ठीक है, उसी की तरह से कौन सा है, मोहर सॉल्ट है, यहाँ पे भी दो सॉल्ट हैं। यहाँ पे भी डोलोमाइट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है ना डबल सॉल्ट में, दोनों जो हैं डॉट से जो है अलग हैं बस। ऐसे ही मिक्स सॉल्ट में क्या होता है, डबल सॉल्ट अलग है, मिक्स सॉल्ट अलग है। मिक्स सॉल्ट वो है जो कंटेन करते हैं मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल, जैसे सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट है, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, ये मिक्स सॉल्ट है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये कैसा है, मिक्स सॉल्ट है, ठीक है। तो डबल सॉल्ट में दो सॉल्ट सिर्फ जो है डॉट से रहते हैं, जो है कि दो सिंपल सॉल्ट होते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, और इनको लिखते हैं हम डॉट लगा के बीच में। वेयर एज यहाँ पे देखो क्या है, ये इनके अंदर वन बेसिक या फिर जो है कि मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल रहता है, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। जैसे कि तुम समझना चाहो तो सोडियम देखो ये एक पॉजिटिव, फिर के भी पॉजिटिव और CO3 पे निगेटिव चार्ज रहता है। तो दिख रहा है मोर देन वन बेसिक और मोर देन वन एसिड रेडिकल रहता है, तो वो। अब जैसे इसमें देखो Ca पॉजिटिव होगा जबकि O भी नेगेटिव है और साथ में क्लोरीन वाला भी नेगेटिव है, तो देख रहे हो एक से ज़्यादा एनायन है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, ये वो सॉल्ट होते हैं ना जिसमें कि एक पार्ट तो आयोनाइज होता है लेकिन दूसरा पार्ट आयोनाइज नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर दोज विच ऑन डिसोसिएशन गिव वन सिंपल आयन, एक सिंपल आयन मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। जैसे सोडियम आर्जेंटो साइनाइड में देखो सोडियम तो मिल गया लेकिन ये जो आर्जेंटो साइनाइड है ये जो है एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ऐसे ही आपका सिल्वर अमीनो क्लोराइड में होगा, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट में होगा, है ना, ये सल्फेट अलग हो जाएगा, ऐसे ही क्लोरीन अलग हो जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड में पोटेशियम अलग हो जाएगा, सोडियम सिंकेट। अब यहाँ पे देखो मेथड दिए हुए हैं प्रिपरेशन के सॉल्ट के, है ना, कि कैसे प्रिपेयर होगा सॉल्ट। पहला है डायरेक्ट कम्बिनेशन से। डायरेक्ट कम्बिनेशन में क्या करना है, हीट करना है दो एलिमेंट को टुगेदर, एक मेटल एक नॉन मेटल, दोनों को हीट कर दिया टुगेदर, सोडियम क्लोराइड बन गया, आयरन क्लोराइड बन गया, है ना। इनके बीच में देख रहे हो कैसा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। फिर सिंपल डिस्प्लेसमेंट सेट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट में जो मोर रिएक्टिव मेटल रहेगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा।
जैसे जिंक है और एसिड है, जैसे आयरन है और एसिड है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, आयरन वाले में भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और साथ ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। डिकम्पोजिशन से, डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ, तो एसिड के साथ कंबाइन करके डिकम्पोजिशन होगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट भी नाइट्रिक के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही डिकम्पोजिशन कार्बोनेट का, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कार्बोनेट, उसी तरीके से नीचे सल्फाइड ट है और फिर सल्फाइड ड है। ठीक है, सल्फाइड और सल्फाइड सब में क्या होगा, HCl के साथ HCl नहीं कह सकते, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो सबसे सिंपल है, वो एसिड में भी पढ़ने को मिला, बेस में भी पढ़ने को मिला और सॉल्ट में भी है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड का बेस के साथ, वो भी सॉल्युबल बेस हो, तो इसको टाइट्रेशन भी कहते हैं। तो टाइट्रेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन एसिड का, कि एसिड को न्यूट्रलाइज करना सॉल्युबल बेस के साथ। न्यूट्रलाइजिंग एक एसिड को इनसॉल्युबल बेस के साथ, तो इससे भी मिलता है। तो यहाँ पे सॉल्युबल बेस और इनसॉल्युबल बेस को अलग इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ सॉल्युबल बेस को एक नाम दे दिया है कि इस प्रोसेस का नाम है टाइट्रेशन। इसके अलावा बाई एक्शन ऑफ अल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल, तो अल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल या सर्टेन मेटल का ऑक्साइड या सर्टेन मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, इससे भी आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन या फिर वाटर डिस्प्लेस होगा। अच्छा, यहाँ पे नोट है कि सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर होते हैं सॉल्यूशन में ही, सिर्फ सॉल्यूशन में। सॉल्युबल सॉल्ट आर ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं इवेपोरेशन से मिलता है। कुछ सॉल्युबल सॉल्ट जैसे कि जिंकेट है, एल्यूमिनेट है, ये फाउंड होते हैं सिर्फ सॉल्यूशन में। ये सॉल्ट कभी ऑब्टेन नहीं हो पाएंगे प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। प्रिपरेशन में क्या है, देखो यहाँ पे वो तो हम लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर दिया लेड का नॉन मेटल सल्फर के साथ, आयरन का सल्फर के साथ, तो लेड सल्फाइड आयरन सल्फाइड, ये क्या मिल गया आपको, सॉल्ट मिल गया। कॉम्बिनेशन से एसिडिक ऑक्साइड का बेसिक ऑक्साइड के साथ, एसिडिक ऑक्साइड का बेसिक ऑक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया, तो कैल्शियम सल्फाइड टर्म मिल गया और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। इसके अलावा बाई प्रेसिपिटेशन यानी कि डबल डिकम्पोजिशन से, तो इसमें भी देखो डबल डिकम्पोजिशन में होगा क्या ना कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होगा एज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट की तरह, प्रेसिपिटेट के लिए एरो रहता है ना नीचे का, जैसे बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो बेरियम सल्फेट मिलेगा और HCl मिलेगा। ठीक है, एसिड मिलेगा या फिर यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एसिड मिले। देखो यहाँ पे एसिड की जगह जो है यहाँ पे एसिड मिला और यहाँ पे भी एसिड, यहाँ पे देखो आपको सॉल्ट मिल रहा है, एसिड मिल रहा है। तो सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे, एसिड या सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे तो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट पक्का मिलना है और एज अ प्रोडक्ट या तो एसिड मिल सकता है या तो सॉल्ट मिल सकता है ना। सारे ही इक्वेशन पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक नज़र हम लोगों को देखना चाहिए। नोट, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट उसको ऑब्टेन किया जा सकता है दूसरे इनसॉल्युबल सॉल्ट से भी, कैसे, डबल डिकम्पोजिशन से। इनसॉल्युबल सॉल्ट को पहले कन्वर्ट किया जाएगा सॉल्युबल सॉल्ट में, फिर उसका इस्तेमाल किया जाएगा डिज़ायर्ड सॉल्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, इनसॉल्युबल लेड सल्फेट लिया गया है, लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है, इसको प्रिपेयर किया गया है कैसे, लेड कार्बोनेट से या इनसॉल्युबल लेड ऑक्साइड से। पहले कन्वर्ट किया जाएगा इनको, इन दोनों में से किसी एक को भी पहले कन्वर्ट करेंगे हम सॉल्युबल लेड नाइट्रेट में, किसके हेल्प से, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के हेल्प से। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, तो लेड नाइट्रेट हो गया, लेड नाइट्रेट बन गया आपका। ठीक है, तो फिर लेड कार्बोनेट को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे उसी तरह से तो लेड नाइट्रेट बन जाएगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन को फिर हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमको मिला है, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर सोडियम सल्फेट के साथ, तो दोनों ही केस में लेड सल्फेट मिलेगा, यानी एक इनसॉल्युबल
सॉल्ट हमको मिलेगा। ये प्रेसिपिटेशन दिखा रहा है कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लेड कार्बोनेट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर लेड सल्फेट, ये एक इम्प्रैक्टिकल मेथड है, क्योंकि एक इनसॉल्युबल जो क्रस्ट होता है लेड सल्फेट का वो फॉर्म हो जाता है लेड कार्बोनेट के ऊपर, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं होता। लेड क्लोराइड प्रिपेयर किया जाता है इनसॉल्युबल लेड ऑक्साइड से या लेड कार्बोनेट से, इसी तरह के मेथड से। सिल्वर क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड को यूजुअली प्रिपेयर किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है एक्वा सिल्वर नाइट्रेट का, किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ करवाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड मिलेगा और साथ में नाइट्रिक एसिड मिलेगा। इसी तरीके से बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएं तो बैरियम सल्फेट एज ए प्रेसिपिटेट मिलेगा और HCl फॉर्म होगा। लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं कुछ सॉल्ट का। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में देखो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर इसको सिंथेसिस भी कहते हैं। इसमें क्या करना है, पाउडर्ड आयरन हम लोगों को लेना है कंबशन ट्यूब में, किसके अंदर, कंबशन ट्यूब के अंदर हमको लेना है। तो पाउडर्ड आयरन ले लिया। ड्राई क्लोरीन गैस ऑब्टेन किया जाएगा, पास करेंगे इस गैस को हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, और फिर इसको पास किया जाएगा, ड्राई क्लोरीन गैस को हम लोग पास करेंगे कंबशन ट्यूब से। कंबशन ट्यूब से यहाँ पे हम लोग पास करेंगे तो जो एयर है उसके अंदर का, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेल्ड करेंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे। अभी जो आयरन होगा ना ये टर्न कर जाएगा रेड हॉट, क्योंकि जो रिएक्शन है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है ना, हीट इवॉल्व हो रहा है। अब जो एक्सटर्नल हीटिंग है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है अंदर ये गर्म हो चुका है। तो आयरन क्लोराइड फॉर्म होगा जो कि वोलेटाइलाइज होगा, वोलेटाइलाइज यानी कि इवेपोरेट होगा और कंडेंस होगा रिसीवर में एज अ ब्राउन स्केल। सिंपली डायग्राम में अगर हम देखें तो ये है आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। हमने इसके अंदर क्या डाला, क्लोरीन गैस डाला। क्लोरीन गैस हमने डाला तो क्लोरीन गैस जो हम डाल रहे हैं वो ड्राई हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में। ड्राई होने के बाद ये गैस कहाँ जाएगा, इस पाइप के अंदर जाएगा, इस पाइप से जाता हुआ आगे को बढ़ेगा। ये क्या है, आपका आयरन वायर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हीट हो जाएगा और साथ ही क्लोरीन के साथ क्या है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, वेपराइज करता हुआ आगे जाएगा और एज अ प्रेसिपिटेट यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, आयरन क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, सॉलिड आयरन क्लोराइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या हो रहा है कि आयरन जो कि हीट हुआ है और क्लोरीन जो कि ड्राई गैस है, दोनों कंबाइन किए हैं आयरन क्लोराइड फॉर्म करने के लिए। ये जो आयरन क्लोराइड है ना बहुत ही डेलिकेसेंट है, तो इसको जो है ड्राई रखा जाता है किसके मदद से, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड की। यानी कि ये जो फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड है हम लोगों ने क्यों लगा के रखा है यहाँ टॉप में, इसको लगा के इसलिए रखा है ताकि इसको हम लोग क्या रख सकें, ड्राई रख सकें, वरना ये मॉइस्चर लेके कैसा हो जाएगा, नम हो जाएगा, जिसको कहते हैं पसीज जाना है ना, सॉगी हो जाना। एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड इसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता सिंपली सिर्फ हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड को हीट करके। ठीक है, क्योंकि हीट करने पे जो फेरिक क्लोराइड है प्रोड्यूस करता है फेरिक ऑक्साइड, वाटर और HCl। ठीक है, तो इसलिए जो है कि डायरेक्टली इसको हीट करने पे ऐसा नहीं कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इवेपोरेट कर जाएगा और आयरन क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है, इसीलिए इसको आयरन फेरिक क्लोराइड से हम लोग डायरेक्ट इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं। जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट, इसका कैसा वो स्टेप है बनाने का, तो इसमें करना क्या होता है, डाइल्यूट एसिड लेना होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और एक्टिव मेटल जिंक या फिर आयरन ले लेंगे और रिएक्ट करवा देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो सिंपल सा रिएक्शन है, मेटल को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देंगे, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हम लोगों को एज अ प्रोडक्ट मिलेगा और जिंक सल्फेट मिलेगा। जिंक सल्फेट को डायरेक्टली वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको वाइट विट्रॉल मिलता है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है इस रिएक्शन में, सबसे पहले हम लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, 1 वॉल्यूम एसिड और 5 वॉल्यूम वाटर लेना है। बीकर के अंदर उसको गर्म करना है एक वायर गॉज के ऊपर, उसमें कुछ जो है ना दानेदार जिंक के पीसेस डालेंगे टाइम पे। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली उसको हम लोग घोलते रहेंगे। फिर उसमें इफरविसेंस होगा क्योंकि वहाँ पे लिबरेशन होगा हाइड्रोजन गैस का, यानी बुलबुले निकलेंगे, है ना।
और उसके बाद फिर हम जिंक जो है ऐड करेंगे जब तक कि मेटल जो है सेटल नहीं हो जाता बेस पे बीकर के। जब इवरवेसेंस ख़त्म हो जाएगा तो वो दिखा रहा है कि सारा एसिड इस्तेमाल हो चुका है, और जो एक्सेस जिंक है उसको फ़िल्टर कर लेंगे। कलेक्ट करेंगे सॉल्यूशन को एक चाइना डिश के अंदर और इवेपोरेट करेंगे सॉल्यूशन को ताकि हमको क्रिस्टल मिल पाए। फ़िल्टर करेंगे, उनको धुलेंगे वाटर के साथ और फिर ड्राई करेंगे फोल्ड पेपर के बीच में, फ़िल्टर पेपर के। तो अब क्या देखने को मिलेगा, जो हमको प्रोडक्ट मिला है फिल्टर पेपर के बीच में, तो वाइट निडल शार्प क्रिस्टल मिलेंगे हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट के, जिसका नाम वाइट विट्रियल होता है। इसी तरीके से आयरन का भी है। आयरन में भी क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, इसी तरीके से हीट करेंगे, वैसे ही उसको भी जो है स्टीर करते जाएंगे। 1:5 के वॉल्यूम में एसिड और वाटर लेंगे, फ़िल्टर करेंगे, हॉट सॉल्यूशन को अलाउ करेंगे इवेपोरेट करने के लिए रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। और फिर ये जो है पेल ग्रीन क्रिस्टल मिलेगा हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट का। अच्छा, इसके बाद है आपका लेड क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डबल डिकम्पोजिशन से ये मिलेगा हमको, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। एक इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है प्रिपेयर होगा मिक्स करने से सॉल्यूशन के 2 एप्रोप्रिएट सॉल्ट का। हर एक के अंदर जो है कि, ठीक है, हर एक के अंदर जो है कंटेन होगा अपना खुद का आयन। ये जो मिक्सिंग होगा इसकी वजह से फॉर्मेशन होगा इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट का, जिसको बाद में फ़िल्टर किया जाएगा, धुला जाएगा और सुखाया जाएगा। देखो लेड क्लोराइड में करेंगे क्या, यहाँ पे लेड क्लोराइड में देखो ये प्रिपेयर किया जाता है, ऐड किया जाए, चाहे तो इधर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें या सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लें, सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट के साथ। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया लेड नाइट्रेट के साथ, दोनों को घोल दिया। घोलने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे। फिर जो मिला हमको फ़िल्टर करने के बाद उसको इवेपोरेट करेंगे, तो लेड क्लोराइड है ये। तो फिल्ट्रेट करने के बाद जो क्रिस्टल मिला वो किसका मिला, लेड क्लोराइड का मिला, ठीक है। लेड नाइट्रेट और HCl दोनों रिएक्ट करेंगे तो लेड क्लोराइड ऐसा प्रेसिपिटेट मिलेगा और नाइट्रिक एसिड, है ना। और नाइट्रिक एसिड कैसा होता है, ये वोलेटाइल होता है। लेड नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड भी लेंगे तो भी लेड क्लोराइड मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। जो हैवी प्रेसिपिटेट होता है ना सफ़ेद कलर का लेड क्लोराइड का, ये रेसिड्यू की तरह फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। फिर उसको वॉश करेंगे रिपीटेडली कोल्ड वाटर के साथ, तो प्रेसिपिटेट को फिर चाइना डिश में लेंगे कुछ वाटर के साथ और हीट करेंगे, तो जो लेड क्लोराइड है ना उसका प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व हो जाता है और सॉल्यूशन को फिर ठंडा किया जाता है और फिर प्योर नेडल शेप्ड क्रिस्टल मिलते हैं आपको किसके, लेड क्लोराइड के। लेड क्लोराइड जो है ठंडे पानी में तो डिज़ोल्व नहीं होता लेकिन हॉट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए इसको वॉश कर रहे हैं किससे, हम लोग कोल्ड वाटर से। जो क्लोराइड है लेड का, सिल्वर का या फिर मरकरी का और सल्फेट का, ठीक है, बेरियम का है, लेड का है, कैल्शियम का, ये भी प्रिपेयर किया जाता है इस मेथड से। अब कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को भी देखो बनाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। और उसी तरीके से देखो इसमें भी होगा कि जो वाइट प्रेसिपिटेट इसमें बनेगा, है ना, किसकी वजह से बना है, एक्सचेंज होने की वजह से बना है। रेडिकल क्या हो रहा है इसमें, बस एक्सचेंज हो रहे हैं। ये कार्बोनेट इसके पास और कैल्शियम इसके पास क्लोरीन इसके पास चला जा रहा है। इसको भी ये कलेक्ट करेंगे और वॉश करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, फिर जो मिलेगा वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट जो सारे मेटल का होता है एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम, ये प्रिपेयर किया जाता है। इनको छोड़ के बाकी सारा जो कार्बोनेट है वो प्रिपेयर किया जाता है ऊपर के मेथड से। अब देखो एक ये मेथड है प्रिपरेशन करने का एसिड सॉल्ट का, सोडियम बाइकार्बोनेट या कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये कैसे प्रिपेयर होगा, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमको सोडियम कार्बोनेट साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमको जो है रिएक्ट कराना होगा। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं सीधे। यहाँ पे ना इस डायग्राम के अंदर करना क्या होगा, 5 ग्राम एनहाइड्रस मतलब जो है कि सूखा होता है ना, जो है 5 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट लेंगे, ठीक है, इन अबाउट 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में। फ्लास्क के अंदर हमने ले लिया, क्या लिया, 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लिया, पानी के अंदर डाल दिया। इस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे।
ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर में रख के, फ्रीज में रख के इसको ठंडा कर लेंगे। अच्छा, ठंडा हो गया तो इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे। ये जो 5 ग्राम 25 सेंटीमीटर क्यूब पानी के अंदर डाला है, इसको ठंडा किया, ठंडा करके कार्बन डाइऑक्साइड डाला। कार्बन डाइऑक्साइड को जब इसके अंदर से पास करेंगे तो क्रिस्टल सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट आउट होंगे। क्या होंगे वो? प्रेसिपिटेट आउट होंगे इसके क्रिस्टल्स। अच्छा, यहाँ पे देखो धीरे 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 नीचे बॉटम में दिख रहा है ये काला वाला जो है ना, ये क्या है? ये बॉटम में ये जो काला वाला है, ये जो है क्रिस्टल है किसके? सोडियम बाइकार्बोनेट के। फिल्टर करेंगे क्रिस्टल को और ड्राई करेंगे और फोल्ड कर देंगे फिल्टर पेपर के बीच में रख के। तो जो हमको मिला वो क्या मिला? सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल मिलेंगे। काफ़ी सिंपल था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ किया जाता है हेल्थ सॉल्ट की तरह। हेल्थ सॉल्ट क्या होता है? मिक्सचर होता है ड्राई साइट्रिक एसिड का, टार्टेरिक एसिड का या फिर टार्टरिक एसिड का और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब पानी ऐड किया जाता है तो एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, जो कि एफरवेसेंस लेके आता है ड्रिंक में और रिलीज़ करता है गैस प्रेशर स्टमक में। न्यूट्रलाइजेशन का तो पता है कि न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, इसमें H+ आयन एसिड के कम्प्लीटली जो है OH- के साथ जो है कि रिएक्ट करते हैं और बनता है क्या? सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर ओनली। यहाँ पे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका ब्रेकडाउन कर दिया सोडियम के आयन में और हाइड्रोक्साइल आयन में, और HCl का H+ में और Cl- में। OH- H+ ये दोनों मिलके वाटर बनाएंगे और Na+ और Cl- क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, यही बात समझाएगा। फिर इसके बाद प्रिपरेशन है किसका? कॉपर सल्फेट का, या फिर इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रल भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन करेंगे इनसॉल्युबल बेस का। ठीक है, कैसे? H2SO4 का एक कंबाइन करेंगे एक इनसॉल्युबल बेस के साथ। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 के साथ हमने इसको मिक्स किया तो कॉपर सल्फेट बना और वाटर बना। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड भी लेंगे, कॉपर कार्बोनेट भी लेंगे, कॉपर सल्फेट भी लेंगे, और इन सारे में कॉपर सल्फेट तो बन गया, तो इसको वाटर के साथ जब मिलाएंगे कॉपर सल्फेट को तो ये जो है आपका ब्लू विट्रल फॉर्म होगा। तो ये तीनों ही कंडीशन में, कार्बोनेट ले लें, ऑक्साइड ले लें या कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लें, आपको क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट मिलेगा, है ना। एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे एक बीकर के अंदर और उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो फिर उसके अंदर क्या डालेंगे? कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड डालेंगे एक स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, और इसको फिर घोलेंगे और सॉल्यूशन को घोलेंगे तब तक जब तक कि और ज़्यादा कुछ डिज़ोल्व ना हो पाए, और फिर जो एक्सेस कंपाउंड है वो सेटल हो जाएगा नीचे की तरफ। फिर उसको फ़िल्टर कर लेंगे और कलेक्ट करेंगे फ़िल्टर को चाइना डिश के अंदर, एवेपोरेट करेंगे, सुखाएंगे, उसको हीट करेंगे, है ना, पॉइंट ऑफ क्राइस्टलाइजेशन तक, जब तक कि वो क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता, और फिर उसको ठंडा होने देंगे। तो जो ब्लू क्रिस्टल मिला है कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये पेंटाहाइड्रेट क्या है? ये जो 5 मॉलिक्यूल है वाटर के, एक्चुअली में यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अदर सॉल्ट जो कि प्रिपेयर हो सकता है सेम मेथड से, वो जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट के अलावा लेड नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है और मैग्नीशियम सल्फेट है। अब इसके बाद है आपका प्रिपरेशन ऑफ सोडियम सल्फेट क्रिस्टल। सोडियम सल्फेट का क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? इसमें हम लोग जो है कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाएंगे एसिड को। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है प्रिपेयर करने में सॉल्युबल सॉल्ट सोडियम का, पोटेशियम का, अमोनियम का बनाने के लिए। ये रिएक्शन जो है कि टिट्रेशन कहा जाता है। टिट्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्युबल बेस लिया है, याद आया? ठीक है, जो हमने वो बॉक्स में पढ़ा था। इसमें प्रोसीजर कैसा है? प्रोसीजर ये है सबसे पहले कि 25 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का ले लेंगे और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एक कोनिकल फ्लास्क में। ड्रॉप इंडिकेटर का लेंगे फिनोप्थिलीन का। सॉल्यूशन जो है टर्न करेगा पिंक। एक बरेट लेंगे, उसको फिल कर देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से और रीडिंग लगा देंगे बरेट के ऊपर 0 cc से, और जो एसिड है ना उसको रन करवाएंगे ड्रॉप में, ड्रॉप बाय ड्रॉप कोनिकल फ्लास्क में, जब तक कि आखिरी ड्रॉप एसिड का सॉल्यूशन को कलरनेस ना कर दे।
है ना, ये एंड पॉइंट होगा। और फिर बरेट की रीडिंग देखेंगे एंड पॉइंट पे, और जो डिफरेंस होगा दो रीडिंग के बीच में, वही वॉल्यूम एसिड का रिक्वायर्ड होगा उसको बनाने के लिए। देखो जैसे यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे इसने एक यहाँ फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, अब ऊपर सैल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भर के रखा हुआ है, यहाँ पे एक मेज़रमेंट लगा दिया जिसको कि हम लोग 0 cc मानेंगे। फिर इसके बाद यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता जा रहा है। पहले तो जो है कि एक ड्रॉप ऐड करेंगे फिनोप्थिलिन का, और फिर टर्न हो जाएगा पिंक। फिर धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इसमें एसिड डाल रहे हैं। तो एसिड डालते जाएंगे, कब तक डालते जाएंगे, जब तक कि वो पिंक कलर बिल्कुल कलरलेस ना हो जाए। तो ये हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन एसिड का बेस के साथ, ठीक है। तो एसिड और जो अल्कली है सेम रेशियो में मिलेगा एबव, वो मिक्स किया जाएगा और फिर इवेपोरेट किया जाएगा। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो मिलेगा ना हम लोगों को, वो सॉल्ट सल्फेट मिलेगा, वो सोडियम सल्फेट मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। ये एक बेस है, ये एक एसिड है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वाटर मिलना चाहिए और सॉल्ट मिलना चाहिए। तो जो सॉल्ट मिलेगा वो सोडियम सल्फेट होगा। इन प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे सोडियम कार्बोनेट को भी यूज़ किया जा सकता है। हाउएवर उस टाइम में मिथाइल ऑरेंज लेना पड़ेगा इंडिकेटर की तरह, क्योंकि सोडियम और देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही सॉल्युबल होते हैं। तो दोनों में से किसी का ज़्यादा होना वो रिमूव नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन के द्वारा। इसीलिए ज़रूरी है कि एक छोटा सा स्केल लिया जाए और रेशियो सॉल्यूशन का दो रिएक्टेंट के, वो जो है कि द रेशियो ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द टू रिएक्टेंट रिक्वायर होते हैं, ज़रूरी है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए बिफोर प्रिपरेशन। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर्ड एसिड सॉल्ट, अगर एसिड सॉल्ट बनाना है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वॉल्यूम में सल्फ्यूरिक एसिड को अगेन डालना पड़ेगा प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट यानी जो सोडियम सल्फेट मिला है, तो क्रिस्टल जो मिलेगा आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का इस सॉल्यूशन से गिवन अमाउंट ऑफ, जो कि मतलब एक अल्कली के साथ रिएक्ट करने पे मिला है, तो एडिशन ऑफ ट्वाइस द नॉर्मल अमाउंट, जो नॉर्मल अमाउंट है उसका दुगना अगर हम मिला देंगे तो हमको एसिड सॉल्ट मिल जाएगा। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का दुगना वॉल्यूम का, जितना वॉल्यूम हम लोगों ने अभी मिलाया सोडियम सल्फेट के लिए, उससे ज़्यादा दुगना वॉल्यूम का एसिड मिला देंगे तो हमको एसिडिक सॉल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की, अरे सॉरी एसिड कह रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्ट की। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सॉल्ट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब Na+Cl-, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनके बीच में, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। अच्छा, ये कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टिन स्टेट में, यानी पिघले हुए स्टेट में या फिर एक्वा सॉल्यूशन में, क्योंकि ऐसे में क्या होता है आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना, इसकी वजह से, और मोबाइल हो जाते हैं, है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। सॉल्ट जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है वो फॉर्म करता है क्रिस्टल। नॉन वोलेटाइल यानी कि जो इवेपोरेट नहीं होने वाला है वो फॉर्म करेगा क्रिस्टल। सॉलिबिलिटी सॉल्ट के देखें तो ज़्यादातर सॉल्ट जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इनका जो डिग्री है सॉलिबिलिटी का वाटर में वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। अब देखो ये सॉलिबिलिटी है और यहाँ पे जो है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के साथ देखो कितना ज़्यादा जो है सॉलिबिलिटी बढ़ता जा रहा है पोटेशियम नाइट्रेट का। वहीं देखो पोटेशियम ब्रोमाइड का 40 के बाद जो है कि हो रहा है। वहीं देखो किसी का देखो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका लगातार बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कांस्टेंट में भी, कांस्टेंट में कौन है आपका, देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, फिर पोटेशियम सल्फेट का देखो, और ये देखो अप एंड डाउन हो रहा है किसका, कैल्शियम सल्फेट का टेम्परेचर के हिसाब से। इफ़ एट लीस्ट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस डिजॉल्व होता है 100 ml में पानी के, तो इसको कहा जाता है सॉल्युबल सॉल्ट। अगर 0.1 ग्राम से 1 ग्राम तक सब्सटेंस डिज़ोल्व हो रहा है 100 मिलीलीटर वाटर में, तो इसको कहा जाता है पार्शली, यानी कि थोड़ा सॉल्युबल है। और अगर 0.1 ग्राम से कम डिज़ोल्व हो रहा है तो कहा जाता है कि ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अब यहाँ पे देखो दिया है कि सारा कंपाउंड अमोनियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, ये सब सॉल्युबल हैं वाटर में। सारे नाइट्रेट और नाइट्राइट सॉल्युबल हैं, सारे क्लोराइड, सारे ब्रोमाइड, आयोडाइड सॉल्युबल हैं, एक्सेप्ट मर्करी क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड,
और लेड क्लोराइड जो है कि सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर में तो नहीं लेकिन हॉट वाटर में सॉल्युबल है। सारे सल्फेट सॉल्युबल हैं। अपवाद क्या है, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट और बैरियम सल्फेट। अच्छा, सारे कार्बोनेट, सल्फाइड और फॉस्फेट भी इनसॉल्युबल हैं, ये इनसॉल्युबल हैं। और एक्सेप्शन क्या है, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि इनके जो कार्बोनेट है ना ये जो है अमोनियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो है कि आपके सॉल्युबल है। सारा जो मेटेलिक ऑक्साइड है, हाइड्रो ऑक्साइड है, ये सब इनसॉल्युबल हैं। किसको छोड़ के, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम को छोड़ के, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम को छोड़ के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लाइटली सॉल्युबल है, थोड़ा सॉल्युबल है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये जो है ना आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं। कैसे सॉल्युबल हैं आपके, स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब होता है किफ़ायती रूप से। हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट का क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ऐसा फिनोमिना जिसकी वजह से जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ एसिडिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन देने के लिए, इसको कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, सॉल्ट फॉर्म जो हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और वीक एसिड यानी कि हाइड्रोजन कार्बनिक एसिड या फिर आपका एसिटिक ये कार्बनिक एसिड से या फिर एसिटिक एसिड से, तो हाइड्रोलाइज इन वाटर, ये हाइड्रोलाइज होगा वाटर में और क्या देगा आपको, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन देगा। और इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, मोर देन 7 होगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट एल्कलाइन सॉल्यूशन देगा, है ना। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सॉल्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन देगा। कैसा सॉल्यूशन, एसिडिक। एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी। एग्जांपल दिया हुआ है आयरन क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट। सॉल्ट जो डिराइव होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से वो न्यूट्रल सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, ना एसिडिक ना ही बेसिक सॉल्यूशन। फिर सॉल्ट जो फॉर्म होगा वीक बेस से, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड या एक से के एसिटिक एसिड से, ये जो है एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं और किस तरह के अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल उस सॉल्यूशन के अंदर हैं, जैसे कि अमोनियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट। कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो यूनाइट करते हैं एक डिफिनिट क्वांटिटी में वाटर के साथ, जिसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये जो है कि इज़ इन लूज केमिकल कॉम्बिनेशन में रहता है सॉल्ट के साथ, और ये ड्राइवन आउट हो सकता है जब सॉल्ट को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे हम हीट करेंगे ना, तो वो क्रिस्टलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा और पाउडरी सब्सटेंस की तरह हो जाएगा। जैसे कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, इसको हीट कर देंगे तो कॉपर सल्फेट मिलेगा, वाइट पाउडर मिलेगा, और इसका ब्लू कलर भी खो जाएगा, है ना, और वाटर अलग इवेपोरेट हो जाएगा। और यही कॉलम हम कंबाइन कर दें, कंबाइन करके कूल करें तो क्या बन जाएगा, ब्लू क्रिस्टल बन जाएगा। ये ब्लू कलर है किसकी वजह से, वाटर की वजह से है। अब यहाँ पे सॉल्ट है और इसका केमिकल नेम है, इसको आप पढ़ लेना। वाटर वेपर जो प्रोड्यूस होता है उसको टेस्ट किया जा सकता है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है ना वो पानी पाने पे पिंक हो जाता है, ठीक है, नहीं पानी पाने पे नहीं, द लिक्विड वाटर टर्न्स ब्लू, कॉपर क्लोराइड पेपर पेल पिंक, ऑलमोस्ट कलरलेस। तो कोबाल्ट पेपर पे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पे अगर जो है कि नमी पड़ेगी तो वो पिंक हो जाएगा। ब्लू कलर का पेपर है, वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो पेल पिंक कलर का हो जाएगा। जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है, सारे क्रिस्टलाइन सॉल्ट
वो कंटेन नहीं करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि हम लोग कॉमन सॉल्ट घर में खा रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि उसको इवेपरेट करोगे तो उसमें से पानी निकलेगा, है ना। वैसे ही नाइटर है, वैसे ही शुगर है, पोटेशियम परमैंगनेट है, वैसे ही अमोनियम क्लोराइड है, इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारा क्रिस्टल है तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा ही। अच्छा, इसके बाद है ऑन हीटिंग। जब हीट करते हो आप क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का, तो वो प्रोड्यूस करता है एक क्रैकलिंग साउंड। इसको क्या कहा जाता है? डिक्रिप्टेशन कहा जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि बिगर क्रिस्टल जो है ना ब्रेक होते हैं और छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे वो जीरे को तवा पे रखते हो तो आवाज़ करता है ना क्रैकलिंग साउंड, वैसे ही ये भी आवाज़ करता है। कुछ फिनोमेना देखते हैं जैसे कि इफ्लोरेसेंस है। ये क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है कुछ सॉल्ट की। इसमें क्या करते हैं वो होली पूरी तरह से या आधे तौर पे अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ कर देते हैं। जब उनका क्रिस्टल जो है एक्सपोज हो जाता है एयर में, यानी हवा के संपर्क में आने से शॉर्ट टाइम के लिए भी, वो क्या करते हैं अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ कर देते हैं। इसको इफ्लोरेसेंस कहते हैं ऐसी घटना को, और ऐसे सॉल्ट को इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस को इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस लूज़ करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन से उसका फिर पाउडरी बन जाता है जब हवा में एक्सपोज करते हैं, हवा के संपर्क में आता है। वॉशिंग सोडा जो कि हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, जब हवा में रखोगे तो ये मोनोहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, कैसा हो गया? ये मोनोहाइड्रेट हो गया। इसी तरीके से ग्लोबल सॉल्ट भी पाउडरी बन जाता है। ऐसे ही इप्सम सॉल्ट भी कैसा बन जाएगा? पाउडरी बन जाएगा, मोनोहाइड्रेट हो जाएगा इप्सम सॉल्ट। और ग्लोबल सॉल्ट से तो सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाएगा। जितना ज़्यादा हायर टेम्परेचर होगा एयर का, उतना ज़्यादा इफ्लोरेसेंस होगा, जितनी ज़्यादा गर्म होगी हवाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर क्या करेगा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, विथ राइजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं? इसका विपरीत है। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जब वो हवा के संपर्क में आते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर वेपर को विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। डिजॉल्व नहीं होंगे लेकिन क्या हो जाएंगे? पसीज जाना जिसको कहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहते हैं, और फिनोमिना को हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। कुछ एग्जांपल इसका क्या है? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, क्विक लाइम है, और सिलिका जेल है। डेलिकेसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जब हवा के संपर्क में आते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, पूरी तरह से नम हो जाते हैं। यहाँ पे क्या था? डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं केवल मॉइस्चर, डिज़ोल्व नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? पानी लेकर डिज़ोल्व हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल गीले हो जाते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, और अल्टीमेटली डिज़ोल्व हो जाते हैं जो वाटर उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो सच्चा सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है? डेलिकेसेंट। इसीलिए उसको अच्छे से डब्बा बंद करके रखा जाता है ताकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसमें जो है घुल ना जाए। और फिनोमेना को कहते हैं डेलिकेसेंस। एग्जाम्पल कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और बहुत सारे। डेलिकेसेंस ऑकर करता है जब वेपर प्रेशर जो है सॉल्ट का कम होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉल्ट का अंदर का वेपर प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो डेलिकेसेंट जो है मिनिमाइज होगा कब? ड्राई कंडीशन में। अगर सूखी हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं, तो ऐसे में डेलिकेसेंसी कम होगा, वेयरएज इफ्लोरेसेंस जो है ज़्यादा हो जाता है ड्राई कंडीशन में। इफ्लोरेसेंस सब्सटेंस जो है ना अपना वेट खो देता है, जबकि हाइग्रोस्कोपिक और डेलिकेसेंट वाटर वेपर पा के अपना वेट बढ़ा लेता है, गेन कर लेता है। टेबल सॉल्ट भी नम हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन बना लेता है जो एक्सपोज किया जाता है एयर में, खास तौर से कब? बारिश के मौसम में। दो प्योर सोडियम क्लोराइड जो है कि वो डेलिकेसेंट नहीं होता। कॉमर्शियल वर्जन जो सॉल्ट का होता है ना, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि क्या है? डेलिकेसेंट सब्सटेंस हैं। द काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव किया जा सकता है करंट को पास करके ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में।
तो क्या करेंगे हम लोग, करंट पास करेंगे ट्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का थ्रू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अफेक्टेड सॉल्ट। तो ऐसे में क्या होगा, सॉल्ट जो है कि उसकी इम्प्योरिटी हट जाएगी, प्योर सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा प्रेसिपिटेट की तरह, और फिर उसको रिकवर किया जा सकता है फिल्टर करके और वॉश करके लिटिल वाटर से और फाइनली अल्कोहल से। ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? ड्राइंग अलग है, डिहाइड्रेटिंग अलग है। सर्टेन सब्सटेंस क्या करते हैं, रिमूव करते हैं मॉइस्चर, नमी हटा देते हैं सब्सटेंस के अंदर से। सब्सटेंस में कोई नमी है उसको हटा दिया तो उनको क्या कहता है, डेसिकेंट या फिर डेसिकेटिंग एजेंट या फिर ड्राइंग एजेंट कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने कहीं एक एक्सपेरिमेंट में लिया था स्लेक्ड लाइम, जो नम नहीं होने दे रहा था, है ना, हाँ सॉरी, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ड्राइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑलमोस्ट सारा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो है डेसिकेटिंग एजेंट होता है। जितना भी हाइग्रोस्कोपिक है वो क्या करेगा, नमी ले लेता है ना, रिमूव कर देता है मॉइस्चर। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, सिलिका जेल है, क्विकलाइन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है इवन फ्रॉम कंपाउंड से भी। जैसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, वो रिमूव कर सकता है वाटर ब्लू विट्रल से, तो इसीलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहा जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है, ये जानने वाली बात है। ये मॉइस्चर रिमूव करता है जबकि ये वाटर रिमूव कर देता है, ठीक है। ये ठीक है, ये यूज़ किया जाता है गैस को ड्राई करने के लिए, जैसे क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। ये सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, शुगर, चारकोल। फिर ड्राइंग एजेंट में क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल चेंज, और जबकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब एग्जांपल है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, इसमें एग्जांपल है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सबसे बेहतरीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।